अपने परिवार के अनुशासन के बोझ तले ऐसे दबी थी कि कभी मैं भी कुछ ना कह पाई। कभी कभी सोचती थी क्या मुझे ही अवनी से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाती थी कि अगर हिम्मत करके कभी अवनी से बात कर भी लूँ और अगर उसने कहा कि उसकी तरफ से ऐसी कोई जज्बात थे ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी। बस इसीलिए मैंने भी खामोशी को ही अपनाया था। और जब एक दिन घर में मेरे रिश्ते की बात चली तो मैंने अपने मन को समझा लिया था। यही सोचा कि शायद यह मेरी नियति थी। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लड़के वालों मुझे देखने आए, शादी की तारीख भी निकल गई और मैं मेरी शादी के एक दिन पहले खिड़की से अब तक उसी की एक झलक के लिए तरसती रही। वो रात तो यूं ही आंखों आंखों में बीत गई। सुबह जब माँ के कमरे में आई, मेरी माँ आंखों से उन्हें पता चल गया था कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं समझ सकती हूँ, शादी के पहले ऐसा ही होता है, लेकिन घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। दोपहर तक बारात यहाँ पहुँच जाएगी और शाम को मेरी लाडो का ब्याह हो जाएगा। शादी का जोड़ा रख कर जा रही हूँ। तुम्हारी सहेलियाँ आती ही होंगी। मेरी आंखें तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने को तरस रही हैं। इतना कहकर उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया था। मेरी आंखों में आंसू थे, कुछ आंसू बहे थे मेरी अधूरी मोहब्बत के नाम, तो कुछ आंसू अपने घर के बिगड़ने के गम में। माँ ने नीचे जाने से पहले छोटी की ओर देखा, वो अभी सो रही थी। उन्होंने उसको उठाते हुए कहा, देखो इसे, घर में शादी है और महारानी घोड़े बेचकर सो रही हैं। चलो दीदी को तैयारी में मदद ही कर दे। इतना कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। देखते ही देखते बारात मेरे दरवाजे पर आ चुकी थी। पूरा मोहल्ला मेरी शादी में शिरकत करने को तैयार था। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार कर मेरे कमरे में ही एक जगह बिठा दिया था और खुद नीचे बारात को देखने चली गई थी। मैं कमरे में अकेली ही थी। तभी मिश्रा आंटी का छोटा बेटा निशीथ मेरे कमरे में आया। उसने कहा, दीदी, अवनीश भैया ने ये चिट्ठी भेजी है। बस इतना कहकर वो भाग गया। अवनीश की चिट्ठी देख मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। अब क्यों भेजी ये चिट्ठी, जब कहना चाहिए था तब तो कुछ कहा नहीं। मैं नहीं पढ़ूंगी, कुछ भी हो, मुझे अब जानना ही नहीं है। ऐसा सोच मैं उस कागज को फाड़ने ही वाली थी। तभी मेरे दिल से आवाज़ आई, एक बार देख तो लो क्या है, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा कि आखिर क्या लिखा था। अब मैंने उस कागज़ पर लिखे उसके जज्बात पढ़ना शुरू किया। प्रिय, अपनी कहने की तो हिम्मत तो नहीं, मैंने कभी की ही नहीं, और आज तो मेरे पास इसका हक भी नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरी पहले का इंतज़ार था, लेकिन मेरा यकीन करो, अपनी मैं चाह कर भी ये न कर सका। मेरी मजबूरियाँ ही मेरे पाँव की भेड़ियाँ हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे तुम तक आने से रोका। मैं तुम्हें असीमित प्यार तो दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस है कि सिर्फ प्यार के सहारे इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता। मुझ जैसा एक अनाथ, एक फटीचर लेखक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। तब क्या वह सोचकर सच कह रहा है। मैंने एक पल भी ना गंवाते हुए धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और नजरें नीचे कर ली। अब हम दोनों का भविष्य मिश्रा अंकल के हाथ में था। हम जानते थे एक भाई है जो बाबूजी को इस शादी के लिए मना सकते थे। मिश्रा अंकल मेरे बाबूजी के पास गए
और उन्हें धीरे से कहा, देखिए प्रताप भाई, ये आपका एक निजी मामला है कि आप किससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम सब इस मोहल्ले में कई वर्षों से एक परिवार की तरह रहते आ रहे हैं और उसी की वजह से एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अवनी से सुलझा हुआ लड़का है, ये उसकी बदकिस्मती है कि उसके पास घर परिवार कुछ नहीं है, मगर क्या अभी आपने सुना उसने इस मोहल्ले को ही अपना परिवार समझ बताया है। अभी थोड़ी देर पहले तब तक तो आप खुद ही उसे एक होनहार लड़का समझ रहे थे, मगर जैसे ही उसने आपकी बेटी का हाथ थामना चाहा, वो गली का एक आवारा लड़का बन गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे अवनी की बात मान लीजिए, लेकिन एक बार आप अपनी बच्ची अवनी से भी पूछ लीजिए, हो सकता है उसे भी ये रिश्ता पसंद हो। और रही बात घर जायदाद और परिवार की, तो आपने अभी अभी देखा कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमारी बेटी तो बिन ब्याही ही रह गई। मैं अवनी को अपने बेटे की तरह मानता हूँ। आप ये समझिए कि आप अपनी बेटी को रिश्ता मेरे बेटे से करने जा रहे हैं। जब तक अपनी अवनी की हालात सुधर नहीं जाते, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। प्रताप भाई, जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, हम चाहे कुछ भी कर लें। अगर दोनों बच्चों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है तो हम तो बस एक जरिया हैं। आप बस एक बार मेरी बात पर गौर कीजिए। मैंने देखा अंकल की बात सुन बाबूजी के चेहरे के भाव धीरे धीरे कुछ बदलते से दिखाई दिए। उनका गुस्सा से तमतमाता चेहरा अब शांत लग रहा था। उन्होंने एक नज़र पास ही खड़ी मेरी माँ की ओर देखा। वो मिश्रा आंटी के हाथ थामे खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि आंसू गम के थे या खुशी के। फिर बारी मेरी थी। मैं बाबूजी से नज़रें मिला पा रही थी। झुकी हुई गर्दन लिए मैं धीरे धीरे बाबूजी के पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद ना जाने कहाँ से मुझ में भी कुछ हिम्मत आ गई। मैंने अपनी झुकी गर्दन उठाई और बाबूजी के आंखों में देखते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप और माँ आशीर्वाद दें तो मैं भी अवनी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपका दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती। मेरे मुंह से ये बात सुन बाबूजी ने कहा, बेटी, माँ बाप तो बस अपनी औलाद का भला चाहते हैं। तुम खुश हो तो फिर हमें और क्या चाहिए। बाबूजी ने अवनी की ओर देख और अपने पास बुलाया और नम आँखों से हम दोनों को एक साथ गले लगाया। अपने बाबूजी का यह रूप मैंने पहली बार देखा था। मैं बहुत खुश थी। मैंने चुपके से अवनीश की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देख मैं भी मुस्कुरा रही थी, साथ ही आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसके बाद तो पूरे मोहल्ले वालों ने हमें घेर लिया और शुभकामनाओं की जैसे बारिश सी हम पर हो गई। फिर मिश्रा आंटी ने अवनीश को अपने साथ चलने को कहा और जाते जाते वो मेरी माँ से कह गई, सीमा, अब तो समधन बनने जा रही हो, खूब अच्छे से खातिर करवाऊंगी। मैं आ रही हूँ अपने बेटे की बारात लेकर, तुम तैयारी कर लो। और हाँ, आज रात बारात यहीं रुकेगी तुम्हारे आंगन, फिर कल सुबह विदाई होगी। उनकी बात सुन माँ कितनी ज़ोर से हंस पड़ी थी।
उसी शाम मैं और अवनीश अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को और अग्नि को साक्षी मानकर एक हो गए थे। और अब देखो, अपने ही कमरे में, अपने ही बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी मैं कभी मुस्कुरा रही हूँ तो कभी शर्मा रही हूँ। एक ही दिन मेरी ज़िंदगी इस तरह करवट ले लेगी और मैं अपने प्यार का इस तरह इसी सजी हुई स्टेज पर इस तरह इंतज़ार करूँगी। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही ना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो